ओके, तो विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बच्चा पार्टी देखो, है ना, हर एक लेक्चर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हर किसी में कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं आए और गाय अब यार ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कुछ जाना पहचाना नहीं है। आज अगर मैं भी हूं ना, मुझे भी हर रोज कुछ सीखना है, तो आपको भी सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड। क्या है लिविंग वर्ल्ड? ये जो दुनिया है, पूरी आपको जीती जागती दुनिया दिख रही है, इसको हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। तो यार मैंने जैसे आपको बोला लिविंग, आप लोगों के दिमाग में क्या आया लिविंग के नाम से? जिंदा, जिंदा चीज, है ना। तो जिंदा चीज को आप कैसे डिफाइन करते हो? ग्रो, रिप्रोड्यूस। यार कोई भी जो जिंदा चीज होगी वो क्या हो रही होगी? चल रही होगी। आपके दिमाग में ऐसा आएगा, आपके दिमाग में आएगा बेटा माइक ना, कोई एक्टिविटी कर रही होगी। हाँ। अगर एक सेकेंड, बच्चा पार्टी सब अपना ना माइक बंद रखना। जब मैं बोलूं तभी माइक चालू करना, सो दैट क्लास में ना डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो और सब कंफर्टेबली सुन पाए, ठीक है? चलो अभी क्या, और जिसको जो लिखना है, चैट मेरे सामने खुली हुई है, चैट में टाइप करते जाना, मैं आपकी क्वेरी साथ ही साथ रिजॉल्व करती जाऊंगी, ठीक है? तो अब कोई भी चीज जो चल रही है, मूव कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, सांस ले रही है, कुछ भी एक्टिविटीज कर रही है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो क्या है? लिविंग। आपने ऐसा सोच लिया है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो मुझे बताना, आप अपना दिमाग लगाना, क्या जो कोई चीज रिप्रोड्यूस नहीं कर रही वो लिविंग नहीं है? नो मैम, इट इज लिविंग। नो मैम, लिविंग है। क्या आप मुझे ऐसा, यस मैम। लेट्स से अगर कोई ह्यूमन कपल है, कभी कभार नहीं होता कि लोग कब बनवाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ फर्टिलाइजेशन जो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, वो भी तो लिविंग है ना बेटा? यस यस मैम। हाँ, हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग का एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक है पर क्या एग्जैक्ट है? नो मैम। नो मैम। नहीं। नो मैम। नो मैम। नो मैम। यहाँ पे एक टर्म दे रखा है ग्रो। अब देखो यार, दिमाग में आ रहा है, हाँ यार देखो, जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो ग्रो तो करेगी। यार मैम आप कैसी बातें कर रही हो? तो मैम आपको बताती है कि मैम कैसी बातें कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट से वो है ना, उसका मिट्टी का ढेर पड़ा है, मिट्टी का ढेर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, क्या वो साइज में नहीं बढ़ा? यस मैम। बढ़ गया ना साइज में। अब वो साइज में बढ़ गया है, तो वो भी तो ग्रो कर रहा है। तो क्या अब ग्रो भी एग्जैक्ट हम बोल सकते हैं लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो है बट एग्जैक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है? बट अब हम आते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आपको बोलती हूँ, वेरियस सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब अंदर जो सेल की जो एक्टिविटीज है, वो क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर सकता है? नो मैम। नो मैम। पर मैं आपको मैम कर हाँ, सकता है, आई थिंक एक्सेप्शंस है। कौन सा एक्सेप्शन होगा बताओ? मैम पता नहीं, बट हर चीज में एक्सेप्शन तो होते हैं। दिमाग चला रही है लड़की, ऐसा है, हो सकता है, नाइस, अच्छा दिमाग चलाया। बट देखो चीज क्या है इसके अंदर ना, कोई अगर जैसे अपन क्या बोल रहे हैं, कोई बाहर, आपने बायोकेमिस्ट्री लैब देखी है? बायोकेमिस्ट्री लैब में हम क्या करते हैं, सेल्स का रिएक्शंस करवाते हैं बाहर। बाहर जो रिएक्शन कर रही है, सेल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो जब तक जिंदा है तभी तो वो आगे एक्टिविटी कर पाएंगे। और जैसे ही वो अगर मर गए, तो क्या वो आगे कैटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर पाएंगे? नहीं। पर इवेंचुअली इन द एंड बाहर जो सेल्स एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अगर लैब में भी, वो जिंदा ही है ना, आफ्टर ऑल वो डेड तो नहीं है। तो हाँ, हम इसको कह सकते हैं मेटाबॉलिक वाला, कि वो डेफिनेट डेफिनेट हमारा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है, समझ आया ना? तो ये दोनों लाइन जो है, देखो हमारे बॉडी में जो सेल्स है, हमारी जो बॉडी में सेल्स हैं, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में हो रहा है। पर ये नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म कभी भी नहीं होता। मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन हो रहा है ना, ये सारी चीजें हो रही है, ये हमारे नॉन लिविंग में नहीं हो रहा। अगर हम बाहर बात करें, तो बाहर हम एक कोई लैब लेते हैं। लैब में क्या कर रहे हैं, हमने लिया कोई भी सेल, उसका हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन कराने के लिए भी बेटा जो सेल्स है वो लिविंग तो होने चाहिए,
है ना। तो इवेंचुअली जो रिएक्शन है वो भी लिविंग ही करवा रहा है, कोई नॉन लिविंग नहीं करवा रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डेफिनेटली क्या है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, वो कोई भी नॉन लिविंग में नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, बर्ड इज अ एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइक ईटिंग, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक एग्जांपल है, क्योंकि देखो बर्ड है, जीता जागता है, सिनरी सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। तो अब हम जो मैंने अपन ने बात की, जो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला रिप्रोड्यूस वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल्स का अरेंजमेंट जिसके बारे में अपन ने बात की है ना, वो कैसे अरेंज है उसके बारे में। सेल, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज Tissue. नोन एज Organs. Tissues. organ, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज Organ और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या बना दिया पूरा? Body. body, individual, Organism. ठीक है। तो वही हमारा आ रहा है थर्ड, मेड अप ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स, यार ये इंटर रिलेटेड है। जो सेकंड और थर्ड मैंने आपको बताया। फोर्थ है रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, मतलब बाहर ठंड है मेरे को ठंड लगेगी, बाहर गर्मी है मेरे को गर्मी लगेगी, मैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करूंगी। कोई नॉन लिविंग तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता ना एनवायरनमेंट में, नहीं कर सकता। Yes, ma'am. हमारे को डर लग रहा है तो मैं एस्केप करने की कोशिश करूंगी, मुझे मजा आ रहा है तो मैं ऐसे खुल के खड़ी हो जाऊंगी, तो मैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करूंगी बिकॉज मैं लिविंग हूँ। पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रो एंड डेवलप, मैंने जो आपको बताया। और सिक्स है ऑब्टेन एंड यूजेस एनर्जी, हमारे को एनर्जी चाहिए होती है नो मैटर व्हाट, कोई भी सोर्स हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फूड से ले लो, इनडायरेक्ट प्लांट से ले लो, और सन से हमें सोलर एनर्जी मिल रही है। तो बहुत तरह की एनर्जी है जो इंसान बोले तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए ही चाहिए होती है। इज दैट क्लियर? कि अब जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया है ना बच्चा पार्टी, ये कुछ वही लिखा है, ये देखते चलो। अब ग्रोथ, अब देखो, अब आपको पता है क्या लगेगा, मैंने आपको ना एक्सप्लेन कर दिया एक स्टोरी के फॉर्म में, तो अब जो यहाँ पे स्लाइड में दिखेगा ना, आपको लगेगा ये समझ आ गया। देखो, ग्रोथ इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज इट्स साइज थ्रू सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ग्रोथ कैसे होती है? जो सेल है ना, डिवाइड करते चलते हैं, मल्टीप्लाई करते चलते हैं। और जैसे आपने बताया, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और इंसान, ये पूरी ग्रोथ हो गई। फिर आ गया रिप्रोडक्शन तो आपको पता है कि कैसे होता है, और हम आगे पढ़ने भी वाले हैं कि कैसे होता है, ठीक है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। मैंने अभी आपको जो बताया ना, बॉडी में केमिकल रिएक्शन जो हो रही है सारी, वो है हमारे मेटाबॉलिज्म। जो केमिकल रिएक्शन होती है ना हमारी बॉडी में, और फिर वो कोई एक रिजल्ट लेकर आती है, उसको ये हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेट्स से मेरी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हुई, किसको करवाने के लिए? डाइजेशन को। तो डाइजेशन का एक प्रोसेस जो है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू नहीं हुआ, और लोग बोलते हैं इसका मेटाबॉलिज्म खराब है, इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, इसका मेटाबॉलिज्म खराब है इसलिए इसका पेट खराब रहता है, इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है इसका इसलिए पेट सही रहता है, बोलते हैं ना लोग ऐसे। Yes. तो Yes, इसका मतलब ये है कि अगर आपको आज से कोई भी बोल दे कि मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो ये समझना उसकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, वो अच्छे से हो रही है। और लेट से किसी ने बोल दिया कि यार जो शौकीन है इसकी क्या है, इसकी तो मेटाबॉलिज्म खराब है, तो भैया इसकी मम्मी सीधा बोल देगी कि यार हमारे जो शौकीन है उसकी क्या है, केमिकल रिएक्शन इसकी बॉडी में जितनी भी हो रही है वो सारी बेकार है, ठीक है बेटा शौकीन। फिर आता है कॉन्शियसनेस। जैसे ही मैंने शौकीन का नाम लिया, शौकीन हमारे क्या हो गया, कॉन्शियस होके बैठ गए, यार ये क्या हो गया, मैम वैसे मेरा कैसे नाम ले रही है। आप अलर्ट हो चुके हो, ठीक है। चाहे वो फिर मैंने स्टिमुलाई कैसा भी दिया है, वर्बल दिया है, आपको टच करके दिया है, आप कॉन्शियस हो गए हो। इज दैट क्लियर? अब आते हैं ग्रोथ के बारे में बात। मैंने आपको बताया कोई भी जो सेल है वो डिवाइड करता है। बेटा किसी का माइक ऑन एक बार बंद करो।
कोई भी सेल है, लेट से ये वाला सेल, एक मिनट मैं ना कलर चेंज कर देती हूँ। लेट से ये जो सेल दिख रहा है आपको, है ना, देखो सबसे पहले ये सेल है। अब ये सेल क्या करेगा, धीरे धीरे डिवाइड करेगा, ऐसे करके डिवाइड होगा। तो डिवाइड करके क्या, ये ऐसे करके पहले ये यहाँ पे इवेंचुअली 2 नंबर बन गए। तो ऐसे करके इन द एंड 4, 6, 8, 10 बहुत सारे नंबर नहीं बनते जाएंगे, ये भी फर्दर डिवाइड होता जाएगा। Yes, ma'am. है ना, जिस तरीके से एक Yes, डिवाइड ma'am. हुआ और 2 बना है, वैसे ही इसमें भी प्रोसेस होगा। तो ऐसे ना ग्रोथ होती जाती है, इसी तरीके से बनते जाता है। वो कैसे बनता है ये पूरा डिटेल में है, ये अपन पूरा आगे आगे है ना चैप्टर्स आने वाला है, वो सब अपन देखने वाला है। ठीक है, एक आपका टर्म है जो आपको याद रखना है, वो है ट्विन कैरेक्टर। क्या है ट्विन कैरेक्टर? इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। अब क्या हो रहा है, देखो जैसे ये सेल है, तो ये सेल का डिवीजन हुआ, सेल डिवाइड हुआ है ना 2 में, इवेंचुअली ये डिवाइड हो गया है। तो अब एक सेल था जो कि अब 1 और 1 2 में बन चुका है, और इसका देखो मास जो है कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है, दिख रहा है आपको? तो इसको हम बोलते हैं ट्विन। ट्विन नहीं बोलते यार, ट्विन्स हुए हैं इसके, इनके तो ट्विन्स हुए हैं 2। अब एक ही चीज से कोई भी 2 चीज जहां पे बन जाए, दिमाग में बिठा लो ट्विन। ठीक है, ओके सर, ओके मैम। Ma'am. बच्चा पार्टी अभी तक सर सर कर रही है यार, क्या कर रहे हो बच्चा पार्टी? देखो मैम गलती से निकल गया। हाँ चलो, अब आते हैं रिप्रोडक्शन। मैम इसके बारे में मैं बताओ, इसके बारे में हमें सब पता है, हमने 10th में बहुत सारा पढ़ा है ना? ऐसा है ना? देखो तो अब ऐसा है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। ठीक है, और मतलब आपके पेरेंट्स जैसे फीचर्स होते हैं जो आपके पेरेंट्स ने मतलब आपको प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो आप जो है, क्या कोई ऐसा है जो बोलता है कि नहीं यार मैं तो मेरे पेरेंट्स जैसे बिल्कुल ही नहीं दिखता हूँ? आपको लोग आके बोलते हैं यार तू तो तेरी मम्मी पे गई है। ठीक है, वहीं चक्षु को बोल दिया यार बेटा आप तो अपने पापा पे गए हो। वहीं दूसरी तरफ गौतम को बोल दिया यार नहीं, गौतम तो अपनी मम्मी पे गया है। तो दिस इज किसका प्रोसेस है? ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, कि आपकी जो ट्रेट्स है वो समवॉट आपके पेरेंट्स जैसे मिलते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, मैम ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि कुछ कुछ होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। देखो यहाँ पे आ गया ना बच्चा पार्टी, म्यूज, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एक बच्ची ने अभी बोला कि यार मैम हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होता ही होता है। तो उसने सही बोला था यार, हर जगह कुछ ना एक्सेप्शन होता ही होता है। देखो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब Yes, आता है ma'am. मेटाबॉलिज्म। मैम कितनी बार मेटाबॉलिज्म बताओगी? हमें याद हो चुका है। देखो इट इज द सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग सिस्टम। यही बताया था ना मैंने, यस मैम। यही बताया था कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में बढ़ रही है। वो अभी ना बहुत जाके डिटेलिंग में आएगा। आपके 2 पाथवे होते हैं इसके अंदर, एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे और एक होता है एनाबॉलिक पाथवे। अभी के लिए ना इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्या होता है इसको आप जानते नहीं, जैसे अपन इंसानों को इग्नोर करते हैं इसको भी इग्नोर कर दो, सब आ जाएगा आपके बाद में। अभी बस बेसिक इंट्रो चल रहा है, इंट्रो चल रहा है कि यार क्या है, बस मस्ती मजाक जैसा। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने अभी जैसा बताया कि मेड अप ऑफ वन और सेल, जो मैंने बताया कि सेल से मिलके बना होता है, उस टर्म को हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैंने आपको बोला था कॉन्शियसनेस, तो मैंने बोला कि जैसे ही मैंने एक का नाम लिया शौकीन का, तो शौकीन क्या हुआ, अलर्ट हो गया, अब वो सुनने के लिए तैयार है, जैसे वो अभी वापस हो चुका है ना? तो इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, अब ना देखो ये आई थिंक एक टॉपिक जो है वो हो चुका है पूरा कंप्लीट। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। मैम कॉन्शियसनेस। हाँ बताओ, क्वेश्चन है? मैम इससे जो पहले वाला क्वेश्चन टॉपिक था हाँ, कॉन्शियस। ये कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बेटा मतलब आप को एक, मैंने आपका नाम लिया, तो अब आपने देखो, चलो लेट से आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा,
तो अभी तक तो मैं फ्लो में जा रही थी, पर आपने जैसे ही मेरे को बोला, मैं एकदम कॉन्शियस नहीं हुई, यार ये क्या बोल रहा है, ध्यान लगाना, एकदम हो जाना, एकदम ध्यान से, यार ये क्या हो रहा है, एकदम से ये क्या हो गया, अलर्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस हो जाना। ठीक है, अवेयर हो जाना कि यार ये सराउंडिंग में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके ओके मैम। हाँ बेटा। मैम कॉन्शियसनेस में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब एक हाँ बैलेंस होता है हार्मोन्स का। हाँ यार, हर चीज का होता है, नो डाउट आपका ये सब जानने को मिलेगा। अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पे टच किया है तो आपके यहाँ से सिग्नल पहुंचते हैं ब्रेन में, जो कि होते हैं न्यूरल सिग्नल, फिर आपके ब्रेन से वापस यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, उसकी वजह से आप कॉन्शियस होते हो। लेट से आपको अगर मैंने यहाँ पे गर्म सुई चुबा दी, तो सुई चुबा के कोई ऐसे बैठा रहता है, नहीं और चुबा और चुबा, नहीं ना, ऐसे नहीं होता। अगर एकदम से चुबाई है तो सब लोग ऐसे करेंगे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से ऐसे सिग्नल जाते हैं ब्रेन में, ब्रेन से वापस सिग्नल यहाँ पे आएंगे, और इसको बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, हाथ हटा, तो हमारा हाथ क्या करेगा, हाथ हटाएगा। तो ये पूरा पाथवे है जो कि हम इस 11th में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स पाथवे, जो आपके यही 11th में आएगा। ठीक है, वेरी गुड, रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी गुड शॉपिंग। Yes, ma'am. मैम 10th क्लास में एक बेसिक क्लियर नहीं हुआ मैम। 10th क्लास का? मैम जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है पहले मैसेज, उसके बाद ब्रेन पे जाता है। हाँ बेटा। ओके मैम। और 10th का अभी से कोई लेना देना नहीं है, हटाओ। 10th का 11th से कोई लेना देना नहीं है। 11 12 एक अलग दुनिया है, 10th एक अलग दुनिया थी। अब की जो दुनिया है वो अभी से शुरू हो रही है, इसका आपके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप गजनी भी हो ना तो भी आप नीट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपको पिछली दुनिया याद नहीं है। बस अभी से जो दुनिया शुरू हो रही है इसको समझना शुरू करो, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको पुराना आज तक ये समझ लो, आपको कुछ नहीं आता था, आप सबसे डम लोग हो, ये समझ लेना। आपको कुछ नहीं आता, नील बटा सन्नाटा हो। बस आज से जो समझा रही हो ना वो समझते चलना। ठीक है मैम, हाँ, मैम जो बोलो कोमा पेशेंट होते हैं वो डेड होते हैं, वेरी लिविंग? गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस। देखो कॉन्शियसनेस, आई थिंक ये जिस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है इसने एनसीईआरटी पढ़ी है। यस मैम। नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अगर कोई पेशेंट, अगर हमने बोलिया कि यार ये कॉन्शियसनेस तो क्या लिविंग की प्रॉपर्टी है, कि मतलब जो इंसान जाग रहा है वही हमारे लिविंग है, मतलब कॉन्शियस है। मैं हिला रही हूँ तो आप हिल रहे हो तो आप कॉन्शियस हो। पर एक पेशेंट कोमा में पड़ा हुआ है, एक पेशेंट कोमा में पड़ा हुआ है यार, जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। अभी मैंने एक का नाम लिया, उसने तो रिस्पॉन्ड कर दिया। ठीक है, वो तो कॉन्शियस है। तो जो कोमा वाला है आप उसको क्या बोलोगे, लिविंग और नॉन लिविंग? मैम लिविंग। living. मैम क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हो रही हैं। और कोई? मैम मैम उसके माइंड क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर रहा है। सिग्नल जरूर भले वो रिएक्ट कर रहा हो। चलो अब ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि अब आप ऑब्वियस मेडिकल में जाओगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एक बच्ची ने जो पॉइंट रखा कि इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दैट वाज वेरी नाइस कंसेप्ट जिसने ये रखा। ये काफी सही दिमाग लगाया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी तो एक लिविंग की प्रॉपर्टी है, और मेटाबॉलिज्म तो इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना। अगर मेटाबॉलिज्म है तो डेफिनेटली वो लिविंग ही लिविंग है ना। जिसने ये दिमाग लगाया बहुत एब्सोल्यूट वेरी सही दिमाग चलाया। तो हाँ, हम कहते हैं यहाँ के लिए वो लिविंग है। पर अभी जो टाइम आया है, अभी जो टाइम आया है इसके अंदर गाइडलाइंस आई है। ठीक है, हमारे अगर कोई भी पेशेंट कोमा वाला हटाओ, कोमा वाले पेशेंट को आप बोल सकते हो कि हाँ यार कोमा एक अलग चीज होती है, एक ब्रेन डेड जो सिचुएशन होती है वो एक अलग होती है। आपको पता है ना ये बात? कोमा में इंसान आपको सुन सकता है पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है ना। कोमा में इंसान आपको सुन पाता है, वो नहीं होता। आपने 3 इडियट्स में नहीं देखा कि यार वो ऐसे लेटा है सुन रहा है? कभी कभार कोमा में वो सुन पाता है और कभी कभार नहीं सुन पाता है। मतलब हम डॉक्टर्स जो हैं वो एनालाइज एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्या ये सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। वो अगर कभी कोई कोमा से बाहर आ जाता है वही बता पाता है क्या मैं उस वक्त सुन पा रहा था या नहीं सुन पा रहा था। ठीक है, तो कोमा को हम कह सकते हैं लिविंग, कोमा को हम बोल देते हैं लिविंग, बिकॉज उसके अंदर क्या है हमारे बेटा,
मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहां पे आ जाए वो तो डेफिनेट प्रॉपर्टी है, तो वो चीज तो हमारे लिविंग होगी ही होगी। इज दैट क्लियर टू यू? और जिसने ये पॉइंट रखा था, वेरी वेरी नाइस, गुड। ठीक है, अब मैम, सुनो, जो मैं मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेम थिंग है? नहीं बेटा, मेटाबॉलिज्म मैंने अभी आपको बताया ना, केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसका सीक्वेंस जो है, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे सेल्स का अरेंजमेंट। बट मैम एनसीईआरटी में तो मेटाबॉलिज्म को वो बता ही नहीं रखा डिफाइनिंग फीचर। बेटा है, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, इट इज डिफाइनिंग फीचर। मैं अभी आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ के दिखाऊंगी इसे, वरी नॉट। ठीक है, ये मैं भी आपको दे रखा है एनसीईआरटी में। दे रखा है ना, यस दे मैम। Yes, ma'am. रखा है बेटा, दे रखा है। तो ये मैं अभी आपको दिखा दूंगी सो दैट आपके दिमाग से कंफ्यूजन निकल जाए। बल्कि मेटाबॉलिज्म तो बहुत बड़ा डिफाइनिंग फीचर है, डेफिनेट फीचर है ये। अभी आप लोग वापस से पढ़ोगे ना तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ना आपसे एक क्वेश्चन किया था, सुनो। एक ब्रेन डेथ आपको कंडीशन पता है? यस मैम। ब्रेन डेथ Yes, क्या होता है ma'am. ब्रेन डेथ में? मैम, जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है। हाँ, वेरी गुड। पता है इसके अंदर क्या होता है? इंसान का जो दिमाग है ना, वो खत्म हो जाता है। अब इवेंचुअली इंसान का एक बार हार्ट रिप्लेस किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, ब्रेन ब्रेन ट्रांसप्लांट का नहीं हो सकता। ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या है, इंसान का ना ब्रेन खत्म हो गया है, पर ब्रेन ना काम करना बंद कर दिया है। ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, पर अभी भी उसका जो हार्ट है वो काम कर रहा है। तो आप देख, तो ऐसा पेशेंट लेटा हुआ है, उसकी सांसें चल रही है यार, उसकी हार्ट बीट चल रही है, और सिर्फ दिमाग ने काम करना बंद किया है। तो पता है उस कंडीशन में यार ये बताना बहुत है ना, ऐसे हो जाता है फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना, यार इसकी सांसें चल रही है, इसका ना हार्ट बीट चल रही है, एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि यार इस कंडीशन को हम इवेंचुअली डैडी बोलेंगे, भले सांस से चल रही है कुछ हो, पेशेंट डेड ही है। क्योंकि अगर एक बार ब्रेन डेड हो गया, वो वापस सही नहीं हो सकता, आपकी जिंदगी निकल जाएगी, वो ऐसे ही लेटा रहेगा। तो ब्रेन डेथ वाला हमेशा डेथ ही आज के टाइम में ना, डेथ ही कंसीडर की जाती है। समझे, ये गाइडलाइंस आ चुकी है। और पता है मैं आपको ये बात बता दूं, ब्रेन डेथ वाला जो पेशेंट होता है ना, अभी हमारे को जो गाइडलाइंस है ये आई है कि उनको ना, पेशेंट जैसे कोई भी XYZ पेशेंट है, उसको ब्रेन डेथ हो गया है, तो उसको ना डेड डिक्लेयर किया जाता है, उसकी फैमिली को बोला जाता है कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा दो यार इसका, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा दोगे तो कोई 5 लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। समझ रहे हो ये बात? तो ये चीज होती है, जो आप लोग आगे डॉक्टर बनोगे ना, तो आप लोग ये गाइड करोगे लोगों को। ठीक है, ओके समझ मैम। पड़ रही है बात? यस मैम। यस मैम। क्लासिफिकेशन पे देखो। हाँ, मैम मैम बोलो बोलो। कोमा में पेशेंट की मतलब ग्रोथ होती है? हाँ मतलब कभी कभार हो सकती है। मतलब ग्रोथ किस सेंस में बोल रहे हो आप? मतलब जैसे कोई बच्चा है, उसे उस यार मतलब कोमा में है वो, तो मतलब 10 साल बाद या 15 साल बाद उसकी ग्रोथ होगी बॉडी की, अगर वो कोमा में ही ग्रोथ है तो। होगी। हाँ, क्यों होगी ग्रोथ? कोई मुझे रीजन बताएगा? क्योंकि मैम क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है? डिवीजन फिर भी चल रहा है। डिवीजन। मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो उसकी Cell growth division. होगी ही होगी। ठीक है, बस यस उसका देखो मैम। कोमा में क्या है, कॉन्शियसनेस गया है, बाकी सब तो चल रहा है ना। कोमा में सिर्फ मैम पैरालाइज है कॉन्शियसनेस तो गया ग्रोथ है। नहीं होगी? क्या? पैरालाइज है कोई बॉडी पार्ट तो ग्रोथ नहीं होगी फिर? यार होगी, पैरालिसिस अलग अलग कंडीशन, पैरालिसिस को यहाँ पे मतलब, पैरालिसिस में इंसान अच्छा खासा जीता जागता है, वो कभी कभार बस बोल नहीं पाता, आवाज तो निकाल पा रहा है, वर्ड सही से नहीं बोल पा रहा है, पर आवाज तो निकाल पा रहा है, हाथ उठा नहीं पा रहा, बट दूसरे हाथ से वो उठा तो सकता है हाथ को, है ना। तो पैरालिसिस को यहाँ पे नहीं लाना, पैरालिसिस तो बिल्कुल एक वो डिजीज हो गई है, वो डिजीज हो गई है। डिजीज का तो क्या नाम है, लिविंग नॉन लिविंग से कोई लेना देना नहीं है ना। डिजीज तो तभी बोल रहे हैं क्योंकि वो जिंदा है, अगर वो मैम जिंदा जो ही होता तो हैंडीकैप हम है, डिजीज बोलते हैं, डिफॉर्मिटी ओके बोलते हैं? नहीं बोलते ना। यस मैम। मर गया उसके बाद तो क्या डिजीज डिफॉर्मिटी, गया तू गया, जा जा, ऐसा वाला चीज होता है। ठीक है, यस मैम।
हाँ, मैम रुष्टा, हैंडीकैप है। एक मिनट। अरे इट्स ओके बच्चा। रुजदा, अभी मैंने आपको वही बताया कि देखो आप जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक बोल रहे हो, मैंने बोला अभी आपके लिए भूल जाओ, है ना, बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि अभी आपका इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, एक के अंदर टूटती है चीजें और रिएक्शन होती है, और एक के अंदर सब जुड़ता है फिर रिएक्शन होती है। मतलब एक के अंदर दो पार्टिकल्स जुड़े फिर रिएक्ट किए, और एक के अंदर एक चीज टूटी और अलग अलग चीजें बनी। कैटाबॉलिक के अंदर दो चीजें टूट रही है, एक चीज टूट रही है और बहुत सारी अलग अलग चीजें बना रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट। एनाबॉलिक में वो जुड़ रहे हैं और फिर रिएक्शन बना रहे हैं। ये आपके डिटेल में आगे आएगा, ये अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है, और अभी के लिए इसको बिल्कुल स्किप कर दो। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक चल रहा है ना। यस मैम। अब हमारा आता है Yes, क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन Okay, में क्या ma'am. हो रहा है, थैंक यू मैम। क्लासिफिकेशन है ना। देखो क्लासिफिकेशन से आपको समझ आया, कोई चीज को हम बांट रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। लेट से मैंने क्लासिफाई कर दिया शिवम, कोमल और मानसी और शालू, ये अलग रहेंगे हमेशा, और हमेशा जो क्रिश, मोहम्मद, रुश्ता और शौकीन और क्रिश, सॉरी ये रुश्ता है, ये हमेशा अलग रहने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने कर दिया क्लासिफाई, मैंने बोला आप लोगों का ग्रुप हमेशा अलग ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। तो फिर हमारे को आके कुछ जो बच्चे हैं, जैसे ईरम बोल रही है मैं कहाँ गई, आकांक्षा बोल रही है मैं कहाँ गई, माता बोल रही है मैं कहाँ गई, तो मैंने बोला आप लोग तीनों अलग रहोगे, बाकी के जो तीनों मैंने ग्रुप कर दिए, क्या कर दिए, क्लासिफाई कर दिए, नो मैटर व्हाट, एंड तक आप लोग साथ रहोगे। ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो अब मैंने ये करा तो कुछ ना कुछ बेसिस लगाया होगा। मैंने लेट से एक ग्रुप लगाया कि जो शुरू के 4 बच्चे थे, ये चारों यार बहुत ही ज्यादा, लेट से ये 4 बच्चों का हाइट जो है बहुत ज्यादा है, और बाकी का जो 4 है उनका हाइट बहुत कम है, और जो बाकी का 3 है उनका मीडियम हाइट है। एक मैंने हाइट के बेसिस पे सबको अलग कर दिया, एक मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, एक का हाउस है येलो, एक का हाउस है ब्लू और एक का हाउस है ग्रीन। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस के बेसिस पे किया जाता है। मैं कर सकती थी सारे एक लड़कों को भी अलग कर सकती थी, सारी लड़कियों को भी कर सकती थी, वो डिपेंड करता है कि मैंने क्या डिसाइड किया है, उसके बेस पे मैं क्लासिफाई करूंगी। पर क्या है, मेरे करने से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हैं, कौन बैठे हैं, साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, जो मैंने क्या बोला, अलग अलग एक लेवल दे दिया, एक लेवल 1, लेवल 2, गेम खेलते ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो हर एक लेवल को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है बेटा, रैंक। क्या नाम दिया गया है, रैंक। ठीक है, कि अब एक लेवल पे आपको पता है उसी लेवल की चीजें चलती है, एक अलग, फिर एक अलग लेवल पे एक सेम सेम चीजें चलती है, फिर अलग लेवल पे सेम 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 चीजें चलेगी। ऐसा तो है नहीं लेवल 1 में लेवल 7 घुस जाएगा, ऐसा हो सकता है कभी? नो मैम। ये समझ आ गया ना आपको। अब जैसे मैंने आपको बोला इंसेक्ट्स, आपके दिमाग में क्या कोई इंसान आया? आपके दिमाग में जैसे मैंने इंसेक्ट बोला, आधों के दिमाग में तो कॉकरोच आ गया होगा, आधों के दिमाग में वो कीड़े मकोड़े जो चलते रहते हैं नीचे, वो आ गए होंगे, यही आए होंगे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंसेक्ट एक पर्टिकुलर रैंक है, एक पर्टिकुलर लेवल है। अब मैंने बोल दिया लेट से मैमल, मैमल बोलते ही क्या किसी के दिमाग में वो आई है, फिश आई है क्या? नो मैम। मैमल्स आ गए, हम इंसान भी आ गए, और वो सारे जानवर आ गए जिनके पे हेयर्स हैं, मंकी वगैरह आ गए, आए ना ऐसे कुछ कुछ आपके दिमाग में? Yes, ma'am. तो ये यार एक कैटेगरी है, रैंक है, इसको अब हम देखने चाह रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाना। जैसे देखो एनिमल्स हो गए, फंगाई हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए। आपको ये नाम सुनने में बहुत अजीब लग रहे होंगे, पर आपको पता है मैं एक बात बताती हूँ, ये आपके यहाँ पे जितने भी नाम आएंगे ना, लेट से अगर मैंने यहाँ पे फंगाई भी बोल दिया है, फंगाई पे भी पूरा एक डिटेल टॉपिक है। यहाँ पे मैंने प्रोटिस्टा बोल दिया, प्रोटिस्टा पे भी पूरा एक डिटेल टॉपिक है। मैं जो जो नाम बोल दूंगी ना, यहाँ पे सब पे डिटेल टॉपिक है, इतनी माथा पच्ची है, इतना सब कुछ पढ़ना है आपको।
ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज टेक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टर। अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टर के बेसिस पे अलग अलग सबको डिवाइड कर दिया है। अब होता है क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हिरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट टेक्सोनॉमिक रैंक। देखो ये सेकंड पॉइंट भी देख लो साथ में, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूएट अ टेक्सोनॉमिक हिरार्की। देखो अब हर एक जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो ये भी एक रैंक है, ये भी एक रैंक है, ये भी एक रैंक है, ये भी एक रैंक है। रैंक से चलो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों को मेरे को क्लासिफाई करना है, आपका जो ये बच्चा पार्टी अभी ग्रुप बैठा है इसको मैं अब क्या करूंगी, क्लासिफाई करूंगी। अब क्लासिफाई कैसे करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो मेन यहाँ पे है सब, मैं मानती हूं कि आप सारे के सारे करके आ चुके हो नीट क्लियर। मैंने ये मान लिया आप सारे के सारे नीट क्लियर करके आ चुके हो और आप सब एक रैंक के साथ नीट क्लियर करके आए हो। समझ पड़ रहे हो? अब जैसे शब्दप्रीत है जो, उसकी लगी है ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो क्रिश है उसकी लगी है ऑल इंडिया रैंक 2, ठीक है। वहीं हमारे जो ज्ञान है उसकी ऑल इंडिया रैंक 3 लगी है, और अगर कोई ईरम है तो उसकी हमारी ऑल इंडिया रैंक लगी है 4, और बाकी के जितने भी एक एक करके बचे उनका ऑल इंडिया 5 रैंक लग गया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब ये चीज हो रही है, देखो अब रैंक हो गई है ना, तो अब मैं ना डिसाइड कर लिया इसका रैंक फर्स्ट है, इसका रैंक सेकंड है, इसका रैंक थर्ड है, इसका रैंक 4 है। तो रैंक के साथ में इसको यहाँ पे टेक्सा नाम भी दे सकती हूँ। क्या, टेक्सा। ये रैंक मैंने आपको ना सिर्फ याद करवाने के लिए बोला है, रैंक को क्या बोलते हैं, टेक्सा। क्या बोलते हैं, टेक्सा। तो अब मैंने इसको पूरा क्या किया है, बेसिकली क्लासिफाई किया है आप लोगों को, है ना। क्लासिफिकेशन करना था मेरे को, रैंक 1 वाला अलग निकालूंगी, रैंक 2 वाले को अलग, रैंक 3 वाले को अलग, रैंक 4 को अलग। मतलब फर्स्ट टेक्सा अलग हो गया, सेकंड टेक्सा अलग, थर्ड टेक्सा अलग, फोर्थ टेक्सा अलग, फिफ्थ टेक्सा अलग, ठीक है। तो ये सबकी कैटेगरी अलग हो गई यार, मतलब ये कैटेगरी एक अलग हो गई क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। फिर ये मतलब मे बी थोड़ा सा कम, ये थोड़ा, इसकी कैटेगरी अलग हो गई, फिर इसकी कैटेगरी अलग हो गई, इसकी कैटेगरी अलग हो गई। तो कैटेगरी को अगर सबको हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हिरार्की। क्या बोलते हैं, हिरार्की। ये जो बेसिकली मैं कर रही हूँ ना सबको कैटेगरी, ये हिरार्की ही होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने आपको डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करके एक को इधर पटका, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर। जैसे 3 कैटेगरी होती है, एक जनरल कैटेगरी हो गई, एक ST/SC कैटेगरी हो गई और एक OBC कैटेगरी हो गई। 3 रैंक हो गए, 3 टेक्सा हो गए, है ना। पर साथ में अगर उनको मिला दिया जाए बेसिस, उसको हम बोलते हैं यार ये मेरी टेक्सोनॉमिक हिरार्की है। समझे? यस मैम। हाँ, टेक्सा, तमन्ना अभी समझ आया आपको? तमन्ना समझ आया टेक्सा मतलब क्या है यहाँ पे? कैटेगरी। यहाँ पे ये एक अलग कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी। अब यहाँ पे ये कैटेगरी कैटेगरी क्या चल रही है वो हम सब देखने वाले हैं। मैं आपको एक एक एग्जांपल सब दूंगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और ऐसा ना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यार देखो अभी समझ नहीं आया ऑर्डर क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, आपको अभी लग रहा है ना ये वाला चैप्टर अभी आपको लग रहा है समझ आ गया है ना, बट इन द एंड पता है क्या होता है, ये वाला जो चैप्टर है इन द एंड मतलब अभी आप जो नीट दे रहे हैं इस साल बच्चे, आप उनसे पूछो, ये होता है यार ये नहीं आ रहा समझ, यार वो नहीं आ रहा समझ, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। और ये वाला चैप्टर है ना, इसको तो कंसीडर करते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, हर एक चैप्टर में इतना भर भर के दे रखा होता है ना कि वैसे दिमाग में बैठ जाते हैं यार ये है क्या। तो इस चैप्टर को ना इन द एंड पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो आप लोगों को तो अभी अच्छे से समझ आ भी रहा है क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो। जो नहीं पढ़ते ना शुरू से उनको भी जरूरत नहीं पड़ती, पर आप लोग तो पढ़ ले रहे हो, तो सोच लो आपको कितना ज्यादा आगे की चीजों में फायदा होने वाला है। नो डाउट इसके बेसिस पे आपको आगे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनॉमिक हिरार्की is the process of arranging various organisms into successive level of biological classification either in decreasing or increasing। मैंने क्या बोला?
सबको अरेंज करना एक साथ, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग। मैंने क्या बोला, रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ आ गया। मैंने यही बोला था ना, इन सबको कंबाइन करके मैं क्या बोल दूंगी, ये मेरी हिरार्की है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं आपको एक ma'am. चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो दिख रही है आपको, ये है एक हिरार्की, ये एक हिरार्की है पूरी की पूरी। अब इसके अंदर मैंने अभी रैंक दी थी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम चल रहा है, सबसे लोएस्ट लेवल जिसको कहते हैं वो होता है हमारा स्पीशीज। स्पीशीज के बाद आता है हमारा जीनस। देखो, स्पीशीज अलग अलग, स्पीशीज सुनते दिमाग में नहीं आता, ये एक अलग स्पीशीज है, ये एक अलग स्पीशीज है, ये एक अलग स्पीशीज है, आता है ना दिमाग में। Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. जैसे, हाँ, आप लोगों को यहाँ पे काफी सारे लोगों को डॉग्स पसंद होंगे। डॉग के अंदर नहीं बोलते यार ये एक अलग स्पीशीज का है, और फिर कोई बहुत दूर का एक अलग हो जाता है, कोई एक अलग स्पीशीज हम उठा ली, जैसे कि कैट एक अलग है ना। तो हम क्या करते हैं यार, कुछ कुछ ना अलग स्पीशीज को हम उठाते हैं, स्पीशीज को उठाते हैं और हम कभी कभार उनका क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, हमें कुछ नया रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे आपने नाम सुना वो खच्चर, खच्चर कैसे बनता है, म्यूल जो होता है, मैम म्यूल, हॉर्स और डोंकी को वेरी फर्टिलाइज गुड, करा के। मैम डोंकी और हॉर्स और डोंकी, इनको हॉर्स कंबाइन एंड करा पोनी। हम क्या बनाते हैं, म्यूल बनाते हैं, खच्चर बनाते हैं, जिसको क्या बेसिकली किसके काम में लिया जाता है, कमर्शियल, ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए हम काम में लेते हैं। देखो देखो माता क्या आ गया, गोल्डन रिट्रीवर। ठीक है, समझ पड़ी बात। तो अलग अलग स्पीशीज को जब हम मिलाते हैं, उसको हम, जो अगर सिमिलर स्पीशीज का एक जीनस बनता है, फिर सिमिलर जीनस का एक फैमिली बनता है, सिमिलर फैमिली का एक ऑर्डर बनता है, और सिमिलर ऑर्डर का एक क्लास बनता है, सिमिलर क्लास का एक फाइलम बनता है, और सिमिलर फाइलम सारे इवेंचुअली किंगडम के अंदर आता है। तो किंगडम के अंदर, एक राजा के अंदर सब आ जा रहे हैं, समझे। Yes, ma'am. ये वाली सीरीज आपको याद करना इम्पोर्टेंट है। अभी आप आगे जो भी पढ़ोगे वो इतना इम्पोर्टेंट आपको डेफिनेशन समझ पड़े नहीं पड़े, अगर आपको ये सीक्वेंस याद है जो कि ऐसे चल रही है, याद रखना ऑर्डर क्या है, स्पीशीज से शुरू होता है जो कि स्पीशीज लोएस्ट लेवल है और किंगडम हाईएस्ट लेवल है। एनसीईआरटी में ये करके डायग्राम नहीं दे रखा है, इसको यहीं से कर लेना याद, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। समझ पड़ी बात। अब आते हैं, यस। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, स्पीशीज। तो चलो स्पीशीज के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीशीज इज नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट रिजेंबल वन अनदर इन ऑल एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, सो दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इट हैज द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये मैंने आपको चीज बताई यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यस मैम। हाँ, फिर इंडिविजुअल्स कैन बी डिस्टिंग्विश ड्यू टू डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर। यार एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से, जो मैंने आपको बताया कि इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अलग है, ये तो मुझे बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये तो मुझे सीधे सीधे देख के बता देते। कभी आपने सोचा है कि यार मैं सोच रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, यार ये डॉग, ये यार ये मेरे को सामने जो दिख रहा है, क्या ये कुत्ता है या ये लॉयन है, मैं कुत्ते और लॉयन में कंफ्यूज हो रहा हूँ, यार समझ नहीं आ रहा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? No, ma'am. नहीं हुआ ना, दिख के बता देते हैं, वो दूर से लॉयन दिख गया ना, टीवी में भी दिख गया, भाग जाओगे आप, इतना नहीं सोचना पड़ेगा। तो इतने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अलग अलग हैं, सब अलग अलग स्पीशीज है, तो हम उसको क्लियरली देख के बता देते हैं। कभी आपने देखा है कि एक मंकी लॉयन के साथ ब्रीड करता हुआ? नहीं दिखा ना, एक लॉयन लॉयन के साथ भी ब्रीड करता है, No, ma'am. एक लॉयन लॉयन के साथ ब्रीड करेगा, मंकी मंकी के साथ ब्रीड करेगा। कभी भी मंकी और लॉयन ब्रीड करते हुए आपको नहीं मिलेंगे, अनटिल एंड अनलेस हम ह्यूमन उन दोनों का है ना, मतलब जो गेमीट है उनको लेके कहीं अलग बाहर से करवाएं, वो अलग चीज है, पर आपस में वो करते हुए कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या होता है?
मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मेरा जो अपीयरेंस है बाहर से। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, बाहर से कौन कैसा दिख रहा है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। फिर एक टर्म आता है एनाटॉमी। क्या आता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल ही कैसा दिख रहा है, इंटरनल स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी, और मॉर्फोलॉजी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टडी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम नोट्स लाइक साथ में। काकुल क्या बोल बेटा, मैं समझी नहीं। मैम नोट साथ में लिखने हैं। नोट साथ में तो क्या, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी पूरा, ये एज इट इज मैं आपको भेज दूंगी। तो आप बैठ के बस सुनो, आप बैठ के सुनो, क्योंकि लिखने में क्या होगा, मैं काफी जो बोल रही हूँ वो मिस कर जाओगे। एनसीईआरटी से स्टिक रहोगे। मैं जो आपको बता रही हूँ ना, एनसीईआरटी की एज इट इज मैं आपको ऐसी बातें बोल रही हूँ जो आप पढ़ोगे वापस इस क्लास के बाद, आपको लगेगा यार यही सब तो बोला था, यार एकदम सही बोला था, यार ये तो बिल्कुल सही बात है, एज इट इज वही है। तो नोट्स वोट्स छोड़ दो, कोई नोट्स मत बनाओ अभी के लिए, और नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको पूरे एंड तक, नीट तक अपने साथ रखना है। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको आज ही बता दूंगी, नोट्स बनाने का तरीका, क्योंकि बच्चे सही तरीके से नोट्स नहीं बनाते हैं तो वो हमेशा लैग कर जाते हैं। तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको भी बताने वाली हूँ सेशन के बाद में। ठीक है, अभी करते हैं फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। हर एक कोई भी जो चीज है उसका ना एक साइंटिफिक नेम दिया है साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट ने हर चीज का साइंटिफिक नेम इसलिए दिया था क्योंकि ना देखो, मैं यहाँ पे अगर मैंगो बोल रही हूँ तो आप भी ना उसको मैंगो ही समझो। ऐसा नहीं मैंगो बोलने पे किसी के दिमाग में है ना बनाना आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल होना चाहिए सब कुछ, क्या चलना चाहिए यूनिवर्सल। और अपन तो क्या है, इंडियन है, तो मैंने मैंगो बोला तो हो सकता है आप मैंगो समझ जाओ, पर मैं अगर आम बोलूंगी, है ना, आम बोलूंगी, तो क्या एक अमेरिका वाला समझ पाएगा? वो बोलेगा व्हाट इज आम, आम मैम व्हाट इज आम, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज आम, वो ऐसे ही करेगा ना। Yes, ma'am. Yes, वो तो ma'am. बोलेगा मैडम पागल Yes, हो गई है, ma'am. मैडम बोल रही है व्हाट इज आम, आम मैम को हटाओ। तो हम एक, उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, एक यूनिवर्सल नाम दे दिया है। ठीक है, तो जो कि यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम होता है ना, हमेशा दो नामों से मिलके बना होता है। कैसे? दो नामों से मिलके बना होता है। पहला नाम जो होता है वो एक होता है, एक बना होता है जीनस से और एक होता है स्पीशीज से। ठीक है, क्लियर है? तो Yes, अब Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, कोई ma'am. मुझे Yes, बताए, ma'am. पहला वाला जो बेटा नाम है ना वो होता है जीनस और सेकंड वाला होता है हमेशा स्पीशीज। इज दैट क्लियर? और हमेशा देखो इसमें आप एक चीज याद रखना, ये जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है और सेकंड वाला ना स्मॉल में ही रहता है। कभी भी आपको अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए मैंजीफेरा इंडिका, ये गलत है, क्योंकि सेकंड वाला जो टर्म है वो हमेशा स्मॉल में ही होगा। ठीक है, Yes, ma'am. Okay, और ma'am. एक और चीज जो है इम्पोर्टेंट ma'am. मैं आपको बता दूं, कभी कभार नहीं, हमेशा क्या होता है, ये फर्स्ट नाम जो कि जीनस है, सेकंड स्पीशीज, फिर इसके बाद में लिखा जाता है साइंटिस्ट का नाम 2 या 3 लेटर के अंदर। जैसे एक साइंटिस्ट है लीनियस, नाम आप एनसीईआरटी में देखोगे, वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिन्होंने ये नेमिंग की थी, उनका नेम एंड में लिखा जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो सोलेनम क्या है? जीनस, और ट्यूबरोसम क्या है? स्पीशीज है। ठीक है, अब जीनस स्पीशीज वही है, सबसे लोअर लेवल स्पीशीज था, फिर स्पीशीज को कंबाइन किया तो हमारा बन गया है जीनस। इट इज ग्रुप और असेंबलेंस ऑफ रिलेटेड स्पीच दैट शेयर सर्टेन एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक उठाए, मुझे पसंद आया, हाइट की बेसिस पे सब जो छोटे 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 मोटर देख रहे हैं सबको उठा दो। लेट से एक लेपर्ड अलग है और एक पैंथर अलग था और एक लॉयन अलग था, पर कहीं ना कहीं देखो सेम सेम दिखता है ना अपन को।
Yes, ma'am. हम भी कभी कभी कंफ्यूज होते हैं यार, पैंथर कौन सा है, लॉयन कौन सा है, तो ये एक अलग अलग स्पीशीज है हालांकि, पर यार कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है, साइज सेम है, सारे के सारे हल्के हल्के स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती है। तो मैं क्या करती हूँ, इनको उठा दिया और डाल दिया एक जीनस के अंदर, तो ये तीनों मिलके आ गए एक जीनस के अंदर, लेपर्ड, लॉयन, पैंथर, ये मिल गया एक जीनस बन गया। अब पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल, ये सब देखो एक से दिखते हैं, खाने में बहुत अलग अलग होते हैं, पर मान लो ये कितना बड़ा वो कद्दू अलग दिख जाता है, और ये तीनों अगर एक जगह रखे, हम बहुत दूर से कोई अंधा देखे, आप आंख बंद करके देखो तो समहाउ ये आपको अलग दिखेंगे। तो हमने एक क्या किया, इनको ग्रुप कर दिया और हमने डाल दिया जीनस में। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिसाइड किया है, अंधा पकड़ेगा तो। इन्होंने, साइंटिस्ट ने अलग कैरेक्टरिस्टिक लिए थे अपने, हर चीज को ग्रुप करने के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, हर किसी का एक मानना अलग था, ठीक है ना? Yes, ma'am. ठीक है? तो अब जैसे स्पीशीज हॉर्सेस और जो जेब्रा है, इन दोनों को ना, ये दोनों अलग स्पीशीज है, हॉर्सेस और जेब्रा, इन दोनों को कंबाइन किया और एक जीनस में डाल दिया जिसको हम बोलते हैं इक्वस। क्या बोलते हैं? इक्वस। अब मैंने बोला लॉयन और टाइगर दोनों अलग स्पीशीज है और हमने इसको डाल दिया पैंथेरा। किसके अंदर? पैंथेरा के अंदर लॉयन भी आ जाता है और टाइगर भी आ जाता है, तो दिस इज जीनस। फिर आ जाता है फैमिली। फैमिली क्या होगा? ऑब्वियस, जीनस के ऊपर आता है, तो फिर जितने भी जीनस हैं वो भी कंबाइन हो गए और फैमिली बना दी, है ना? समझ Yes, पड़ा? ma'am. तो अभी हमने लास्ट में बात की थी लेपर, वो पैंथेरा, पैंथेरा की बात की थी ना, एक पैंथेरा था और एक फेलिस। फेलिस बोले तो कैट वाली फैमिली। कभी कभार हम बात नहीं करते यार, वो कैट जो है और टाइगर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो थोड़े थोड़े कहीं कहीं सेम सेम नहीं लगते? Yes, ma'am. लॉयन के छोटे छोटे बच्चे और कैट के छोटे छोटे बच्चे सेम सेम लगते हैं, तो उन, Yes, ma'am. Cat family. हाँ राइट राइट, तो इनको उठाया, वेरी गुड शौकीन, वेरी गुड। तो वो है ना, उनको उठाया और डाल दिया एक फैमिली के अंदर। बोले हटाओ यार, इनको तो एक ही फैमिली में डाल दो और इनको फैमिली का नाम दे दो क्या? फेलिएडी। क्या नाम दे दो? फेलिएडी। समझ पड़ी? तो आपको ना ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अभी क्या कंक्लूड किए? मैंने अभी जो आपको फ्लो चार्ट दिखाया था, जो ऐसे करके चल रहा था, किंगडम पे खत्म हो रहा था और स्पीशीज से शुरू किया था, वो याद होना जरूरी है ना, क्योंकि मैं सिर्फ उसको इवेल्युएट कर रही हूँ, पर एग्जैक्ट चलता वही आ रहा है, स्पीशीज, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, यही चलता आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आते हैं, हम किसकी बात करते हैं? ऑर्डर के बारे में। अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो ऑर्डर इज मोर स्पेसिफिक रैंक इन क्लास। क्लास को कंबाइन किया तो ऑर्डर बन गया, ठीक है? तो अब इसके अंदर भी ना कुछ एग्जांपल है, जैसे प्लांट फैमिलीज, लेट्स से कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी, इनको है ना ऑर्डर में डाला तो ये हो गया पॉलीमोनियल के अंदर। आपको नाम सुनने के अंदर, हाँ एक सेकेंड, आपको नाम सुनने के अंदर ऐसे अजीब अजीब लग रहे होंगे, मैम नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, सोलेनेसी, कॉन्वोलेसी, क्या क्या बोल रहे हो मैम? बेटा रिलैक्स, अभी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना, आपको बाद में बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्या है ना? एक बार ये कंप्लीट हो जान दो, फिर आपको एक होता है ना, अपन समराइज करते हैं, अपन को पता चलता है, ओ अच्छा, तो वो अच्छा वाला मोमेंट अभी आने दो, है ना? हाँ शब्ददीप, आप क्या बोल रहे थे, बोलो। बच्चा अभी आपने हैंड रेज किया था ना? फिर आता है क्लास। यार ऑब्वियसली बात है, हम ये जो देखो ऑर्डर दिख रहे हैं सारे, अगर हम ऑर्डर को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा क्लास, फिर वहीं हम सारे क्लासेस को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? डिवीजन। डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइलम। Phylum. ठीक है, देखो अब है ना, ये फाइलम टर्म है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए। वहीं डिवीजन जो है वो हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। अब देखो क्या है, अभी हम कहाँ पे चल रहे थे? एक तरफ तो अभी हम टमाटो पोटैटो बेचने में लगे हुए थे, याद है? मैंने आपको दिखाए थे टमाटो पोटैटो,
फिर अंधे इंसान के हाथ में दे दिया। अब हम Yes, ma'am. इतने बड़े लेवल पे आ गए हैं, धीरे धीरे वहां से इतने बड़े लेवल पे आ गए। अब हम टमाटो, पोटैटो, लीनियसी, सोलियनेसी की बात नहीं कर रहे, अब हम सीधा प्लांट तक आ गए हैं। मतलब ये जितना बड़ा, अब आप देखो जितना हम ऊपर लेवल पे आते जा रहे हैं, हम बहुत डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की बहुत कम बात करते जा रहे हैं। मतलब मैंने बोल दिया प्लांट, तो प्लांट सुनते किसी के दिमाग में पोटैटो, टोमेटो नहीं आएगा। प्लांट सुनते ही सबके दिमाग में हरियाली, बस हरियाली हरियाली आएगी। एनिमल सुनते ही सबके दिमाग में जानवर ही जानवर आएंगे। बस डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम हो जाती है और एक ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है। ये आप देख पा रहे हो। और वही स्पीशीज की जब मैं बात कर रही थी, डॉग अलग स्पीशीज है, कैट अलग स्पीशीज है, इंसान एक अलग स्पीशीज है, मंकी एक अलग स्पीशीज है। कितना डिफाइनिंग था, मैंने पर्टिकुलर कर दिया था। पर अब वहीं मैंने मैमल बोल दिया, और मैमल भी छोड़ो एनिमल बोल दिया। तो क्या आप एनिमल से सोच भी पा रहे हो क्या मैं कैट के बारे में बात कर रही होंगी? एनिमल से सोच भी पा रहे हो क्या मैं है ना डॉग के बारे में बात कर पा रही होंगी? नहीं ना। नो मैम। तो आपने ही कंक्लूड कर दिया ना, जितना लोअर लेवल उतनी ज्यादा क्लियरिटी कि किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और जितना हायर लेवल उतना ज्यादा अनक्लियरिटी कि यार एग्जैक्टली बात किसके बारे में हो रही है। एनिमल है तो कौन सा एनिमल है, प्लांट है तो कौन सा प्लांट है ना? समझ पड़ गई बात? यस मैम। चलो मैम एक बार ऑर्डर वाला टॉपिक बता दो। क्या एक बार और? ऑर्डर वाला। ऑर्डर वाला देखो, हमारे यहाँ पे फैमिलीज थी यार, इतना हार्ड एंड फास्ट मत लो। हम जब फैमिलीज को कंबाइन करते हैं बहुत सारी अलग अलग, तो हम उसको बोल देते हैं ऑर्डर। लेट्स से यहाँ पे हमने जो एक फैमिली ली है, एक ली है फेलिडी, ठीक है। अब फेलिडी का यहाँ पे आई थिंक एग्जाम्पल ये रहा। देखो जैसे हमने अभी एक फैमिली थी फेलिडी, अब वहीं पे एक कोई दूसरी फैमिली आ जा रही है कैनेडी, ठीक है। तो अब ये फेलिडी और कैनेडी मिलके कौन सा एक नया ऑर्डर बनाएगी? कार्निवोरा। क्या बनाएगी? कार्निवोरा। यानी कि फेलिडी में देखो पहले कौन कौन था। फेलिडी में था हमारे लेपर्ड, ठीक है। फेलिडी में था हमारे सॉरी फेलिडी में हमारे कैट थी, और क्या था? लेपर्ड था। तो अब हमने बोल दिया, इसको हमने डाल दिया कार्निवोरा में। कार्निवोरा मतलब फ्लैश ईटिंग है, हाँ ये फ्लैश भी खा लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो हमने एक नया वो ऑर्डर बना दिया है, ठीक है। ओके मैम। अभी सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। मैम phylum is also a transport tissue in plants, so plant should be phylum. अरे 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 बेटा बेटा वो फ्लोएम होता है, हाँ वो अभी आ जाएगा। हाँ मधु वेरी गुड, वो अभी आएगा, आप टेंशन ना लो। अब कहाँ आ गए? सबसे एंड, किंगडम, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जो सारे प्लांट किस में आ जाएंगे? प्लांटे में। और सारे एनिमल्स किसके अंदर आ जाएंगे? एनिमल के अंदर। इज दैट क्लियर टू यू? दैट क्लियर? देखो तो अब हम आ जाते हैं इतनी सारी बातें करने के बाद वापस यहाँ पे। अब आप देखो क्या हमने यहाँ से शुरू किया था, सारी स्पीशीज को हम मिलाएंगे अलग अलग, तो जीनस बनेगा। जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। बस आपको यही याद रखना है, समझे? और किसी किसी के जिसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, बस और कुछ नहीं। इतना मत दिमाग में बैठाना यार, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या ऑर्डर? फैमिली का कॉम्बिनेशन, फाइलम क्लास का कॉम्बिनेशन, जीनस स्पीशीज का कॉम्बिनेशन, दैट्स इट, ठीक है। जो ऊपर है वो नीचे वाले का कॉम्बिनेशन। मैम मैम हायरार्की मींस क्या हुआ? बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। देखो एक शौकीन ने मेरे से पूछा है मैम डिवीजन इज ऑल्सो ऑन लेवल ऑफ फाइलम। मैंने बोला डिवीजन और जो फाइलम है वो दोनों सेम चीज है। डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं हम टर्म? प्लांट्स के लिए। डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट के लिए, और हमारा जो फाइलम वर्ड है वो हम यूज करते हैं एनिमल के लिए। ये दोनों सेम लेवल पे है। अब हमने जैसे एक बच्चे ने पूछा मैम हिरार्की क्या है, तो क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा कि हिरार्की क्या है? ये जो पूरा अरेंजमेंट मैंने बताया है ना बेटा,
ये पूरा अरेंजमेंट, ये मैंने बोल दिया है ये मेरी हिरार्की है, मतलब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। ये मैंने एक सीरीज बनाई है, ये मेरी एक सीरीज, हिरार्की को आप बोल दो सीरीज। अब ये मेरी सीरीज है। अब ये जो सीरीज है ये हो सकती है यहां से चल रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ऊपर से चल रही है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मेरी जो सीरीज है यानी मेरी ये हिरार्की है, मैंने आपको दे दी है, ये चल रहा है भाई साहब। समझ पड़ी बात? Yes, ma'am. हाँ माता बोलो बेटा, अपना हैंड मैम रेज किया। सोल्सवी नेहा। और मैम हायरार्की जो है मैम हाँ उसे एक तरह से यूं भी बोल सकते हैं ना, पूरा किंगडम, मतलब किंगडम में हर चीज आ रही है। हाँ, बट किंगडम में आपको अरेंजमेंट नहीं दिख रहा ना। किंगडम तो देखो, किंगडम तो एक पर्टिकुलर लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, जैसे ये लेवल 7 हो गया, ये लेवल 6 हो गया, ये लेवल 6 हो गया, ये लेवल 5 हो गया, लेवल 4 हो गया, ये लेवल 3। अब मैं लेवल का जो अरेंजमेंट है वो बताना जरूरी है ना, तो लेवल को सबको एक साथ रख के मैं दिखा रही हूं कि यार ये था मेरा अरेंजमेंट, उसको हम कहते हैं हिरार्की। सीरीज बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर किंगडम तो खुद एक लेवल है ना। यस मैम। यस मैम, अंडरस्टूड। और कोई, किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को और कोई क्वेश्चन? समझ आ गया ना अच्छे से? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो अभी अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं आपको। कॉमन नेम, हाँ आपको ना ये थोड़ा याद रखना है। मैंने आपको क्या बोला, साइंटिफिक जो नेम है वो याद रखने थोड़े ना जरूरी है। लेट्स से जिससे मैन का कौन जो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, होमोसेपियन। क्या है? होमोसेपियन। हाउस फ्लाई का क्या है, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका और वीट का है ट्राइकम एस्टाइवकम। ठीक है, फिर इसके अंदर वही ना मैंने आपको बताया अलग अलग, जैसे फिर आता है जीनस, फिर आती है फैमिली, एक आती है जीनस, फिर आती है फैमिली, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फिर आता है फाइलम और डिवीजन, है ना? तो ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट चलता है। होमो, होमिनेड, प्राइमेटा, मैमेला, कॉर्डेटा। मैम आप क्या बोले जा रहे हो, नहीं समझ आ रहा बेटा, नहीं याद करना अभी, अभी के लिए इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं करना है, यहां तक आपको अभी कुछ याद मत करना, ठीक है? कोई लेना देना नहीं है। आप क्या, मैं भी हूं, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, और करके मैं क्या करूंगी, मेरा भी ये कोई काम नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा। अभी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है, मैन का साइंटिफिक नेम, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम, मैंगो का साइंटिफिक नेम, वीट का साइंटिफिक नेम। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ये ma'am. जो है Yes, ये हटा दो, इसका Yes, अभी ma'am. कोई लेना देना नहीं है। मतलब लेना देना तो इन द सेंस क्या है, ये आपको थोड़ा दिखाने के लिए दे रखा है कि यार देखो जीनस ये है, अब अगर ये अलग अलग जीनस ऐसे मिल जा रहे हैं तो फिर ये एक होमिनेड कहेंगे इसको, फिर इस ऑर्डर को ये कहेंगे, इस क्लास को ये कहेंगे, फिर उधर चलेंगे तो कॉर्डेटा कह देंगे। तो ये सारी चीजें बताने के लिए है, आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। अगर याद करने पे है तो आप खुद देखो ना कितना हार्ड है, पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। क्या है ये, एनाकार्डियेसी, क्या है ये, क्या है सेपिनडेल, क्या लिखा है ये, तो इतना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है, इतने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आ जाते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स से क्या समझ आ रहा है आपको, कोई मुझे बता सकता है? देखो बेटा, मैम किसी किसी जनजाति को बचाना। राइट, और देखो मैं आपको अगर इसको थोड़ा प्रिसाइजली बोले तो मैं आपको बोलती हूँ यार, यहाँ पे ना कुछ लड़कियां होंगी इस क्लास में जिनको बहुत ऐसे आदत होती है कि यार मुझे अगर कोई गिफ्ट मिला है, लेट से मुझे अगर कोई फूल मिला है तो उस फूल को मैं किताब के बीच में रख देती हूँ। कोई कोई रखता होगा, किसी को कोई बहुत सुंदर सी लीफ मिल गई है वो मैं उसको वही किताब के बीच में दबा के स्टोर करके रख लेती हूँ। तो इन्होंने तो क्या रखा यार, उसकी मतलब जैसे बोलते हैं एक मेमोरी के लिए रख लिया, है ना? अब मैं आपको बताती हूँ, अब साइंटिस्ट ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि
मेरे को अगर कोई लीफ मिली है उसका मैं कोई पार्ट लूंगी, कोई भी प्लांट है मैं उसको लूंगी, उसको मैं स्टोर करके रखूंगी उसकी स्टडी करने के लिए, सो दैट उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी आगे मैं एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्निक, procedure, and store information that are useful in the identification and classification of organism are called taxonomical aid. Let's say मैंने सबको अलग अलग बहुत सारे रख लिए टेक्सोनॉमिकल एड्स, अब मैं उनको क्यों प्रिजर्व करके रख रही हूँ, एम क्या है, मेमोरी के लिए एम नहीं किया है मैंने किया है कि मैं आगे जाके सबको अलग अलग क्लासिफाई करूं। जैसे कि मैंने आपको बताना है ये एक अलग क्लास है, ये एक अलग ऑर्डर है, ये एक अलग स्पीशीज है, तो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठी हुई थी, फिर उसकी एक अलग कैटेगरी बनी थी, ठीक है, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है, ये एक अलग कैटेगरी है। तो ये सारी ये कैटेगरी वगैरह कहाँ से आई, हमारी अलग अलग टेक्सोनॉमिकल एड्स की स्टडीज से आई, टेक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से आई है। इज दैट क्लियर? तो अब ये कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जहां से हम ये सब कर सकते हैं। फर्स्ट, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन आपने देखते क्या, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, हर प्लांट के नीचे लिखा रहता है यार ये कौन सा प्लांट है, कब आया था, कब नहीं आया था, वो इसीलिए, हाँ एक सेकेंड, वो इसीलिए ही आया था सो दैट वो लोग ना वहां पे जाके स्टडी करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं वो वहां पे जाके देखते हैं यार ये चल क्या रहा है आखिर, ठीक है। म्यूजियम में लोगों को प्रिजर्व कर करके रखा जाता है, लोग क्या सॉरी अलग अलग स्पीशीज अलग अलग चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है सो दैट उनकी स्टडी करी जा सके। जूलॉजिकल पार्क, अलग अलग जानवर को लाया जा रहा है, एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है, इम्पोर्टेंटली उनको बचाने के लिए भी और उनकी स्टडी भी की जा सके जब तक वो जिंदा है। जब तक वो जिंदा है हम आपको बचा रहे हैं और साथ ही साथ हम स्टडी भी कर रहे हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक, आपका नेचर, आपका रहने का तरीका, और फिर हम आपको उस कैटेगरी में डाल देंगे। मैंने बोला कार्निवोरा, अभी याद है मैंने आपको बोला था कैट और जो लॉयन था उनको कार्निवोरा में डाल दिया था। यस मैम। तो वो कार्निवोरस थे, तो ये लोग कैसे डिसाइड किया, हमने उनको ऑब्जर्व किया यार कैट भी, अगर कैट को फ्लैश डाल रहे हैं ये भी खा रही है फ्लैश, इसको फ्लैश डाल दिया ये भी फ्लैश खा रहा है, ये भी मीट खा रहा है, ये भी मीट खा रहा है, तो हमने एक कैटेगरी नहीं कर दी कार्निवोरा, हाँ, तो हमने वो कैटेगरी जो की वो इसी टेक्सोनॉमिकल एड की मदद से की है। तो समझ आया कितना जरूरी है। तो अभी देखो जैसे हर्बेरियम, ये देखो आपको ये दिख रहा है ऐसे फूल होते हैं, कर दो, क्या बेटा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। वही है, वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जैसे कि अभी मैंने सबसे पहले हर्बेरियम बताया, तो ये जो आपको फूल दिख रहे हैं ना, ये देखो फूलों को ऐसे है ना, पेड़ों को ऐसे एक पॉलिथीन होती है शीट के अंदर ऐसे दबा के पैक्ड करके रख दिया जाता है, और ऐसे काफी सारी शीट्स बना के ना रख दी जाती है, ये देखो। और फिर क्या करते हैं, ओ ये ऐसी है, इसका लीव्स ऐसा है, इसका लीव्स ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम। क्या बोलते हैं, हर्बेरियम, ठीक है। Yes, राइट, ma'am. शॉकिंग, यू कैन से राइट, डेफिनेटली शॉकिंग, डेफिनेटली राइट। अब हम आते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो ये देखो आपको जो गार्डन दिख रहा है ये ऐसे, इसके अंदर ना सारे प्लांट है, तो अब सारे प्लांट हैं यहाँ पे, तो कभी कभार क्या होगा, अगर यहाँ पे लेट से कोई प्लांट है तो यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन भी लगा होगा, कितने साल पुराना है, कहाँ से ये लाया गया है, कहाँ से डिस्कवर हुआ था, ये यहाँ पे इसलिए लगा रखा है सो दैट हम इसको स्टडी कर पाए, इसके फीचर्स को स्टडी कर पाए। तो ये है थोड़ा बोटेनिकल गार्डन के बारे में। बोटेनिकल गार्डन आर एफिशिएंटली लार्ज साइज ट्रैक्ट वेयर प्लांट्स डिफरेंट टाइप एंड एरियाज आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस। धूप से बचने के लिए नहीं लगाए जाते हैं पेड़ वहां पे पेड़ लगाए जाते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, कि सो दैट हम कुछ दिमाग चला पाए। यार कुछ कुछ ऐसा है, कुछ तो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कुछ तो झोल है दया, है ना, कुछ तो है दया, वैसा वाला, समझे। Yes, ma'am. फिर मैंने आपको बताया था क्या, म्यूजियम।
ये देखो म्यूजियम में ये रखे हुए, इन सबको ऐसे रख दिया म्यूजियम में। अब इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। हर एक सिटी में बहुत सारे म्यूजियम होते हैं। जैसे आप लोग तो यार दिल्ली में हो, आपको तो पता है म्यूजियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने म्यूजियम होते हैं। वो म्यूजियम का पर्पस ही ये है, लोगों को एडुकेट किया जाए कि यार ये है, ऐसा है। साथ ही साथ आप लोग तो एजुकेट हो रहे हो, पर मैं अगर इसी फील्ड में हूं ना, मुझे अगर कोई प्रिजर्व स्पीशीज, जैसे शौकीन ने बोला यार डायनासोर के बारे में, अब मैं ऐसे सड़क पे तो जाऊंगी नहीं यार डायनासोर के बारे में, भैया आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या, भैया आपके पास है क्या, नहीं। मैं लगाऊंगी सीधा म्यूजियम में कॉल, क्या इस म्यूजियम में इन डायनासोर के प्रिजर्वेटिव, क्या इन डायनासोर की इंफॉर्मेशन है। वो बोलेंगे हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पे और सारे डायनासोर्स के प्रिजर्वेटिव वहां पे मुझे दिख जाएंगे और मैं उनका स्टडी करूंगी और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। Yes, अब हम Yes, आते ma'am. हैं बेटा, उनको हर किसी को एक केमिकल्स के अंदर रखा जाता है, ऐसे ही नहीं रखा जाता है। हर किसी को केमिकल्स के अंदर रखा जाता है सो दैट वो खराब ना हो। इसीलिए उनको बोलते हैं फॉसिल्स, जो होते हैं उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, केमिकल के अंदर रखना जरूरी है, नहीं तो कोई भी चीज सड़ सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क मैंने आपको बताया, जानवरों को रखा जा रहा है वहां पे सो दैट वो हमारी नजरों में रहे, वो खत्म ना हो और हम उनकी स्टडी कर पाए, उनका रहने का तरीका, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें, जिसको हम जू भी बोलते हैं। बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, जू घूमने जा रहे हो। ठीक है, तो वो जू घूमने जो आप जा रहे हो, आपको पता नहीं है उस जू के पीछे मकसद क्या है। उस जू के पीछे मकसद ये है। ठीक है, समझे। यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे कुछ जना जूलॉजिकल पार्क हैं, उनके नाम हैं जो आपको याद करने होंगे। एनसीईआरटी में आप लोगों के जूलॉजिकल जो पार्क हैं उनको आपको याद करना होगा। ठीक है, फिर आता है एक टर्म की हम क्या बोलते हैं। लेट से आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने वो देखा होगा सीआईडी। अब सीआईडी में वो नहीं करते यार, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ना क्लू मिला है, एक ना आइडिया मिला है। अब अगर ये चीज इसकी है तो अब इस तरफ आगे बढ़ते हैं। आवाज कट रही है, क्या, आपकी आवाज आवाज कट कट रही रही है? थी बीच में। अच्छा ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर है ना। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो अब क्या कहते हैं कि यार यहाँ पे कुछ है, कुछ तो झोल है दया, तो अब आगे बढ़ो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो अब यहाँ में चलो। अच्छा, यहाँ मिल गया तो और आगे बढ़ो। यहाँ नहीं मिला तो चलो यहाँ चलो। तो अपन वो चेन को रिलेट नहीं करते चलते, वो जैसे वो दिमाग चलाते हैं अपना, यार यहाँ पे देखो, लेट से ड्राई स्किन, नो, और यस है तो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे हेयर, नो, तो रुक जाओ, यस तो हाँ। फिर अब आके अपोजिबल थंब है, नो, तो रुक जाओ, यस तो आगे बढ़ो। यस है तो क्या ये बाइपेडल है, नो, तो रुक जाओ, यस है तो आगे बढ़ो। ये एक एग्जाम्पल था। तो की मतलब क्या है, आपको एक चाबी मिल गई है, उससे आप धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हो और रिलेट करते जा रहे हो। तो उसी से अपन ने क्या किया, वो पूरा हिरार्की बना दिया। कैसे, लेट से अपन ने स्टार्ट किया था स्पीशीज से, अलग अलग स्पीशीज को जोड़ा, अरे हाँ ये सेम है, सेम है, ठीक है। अब हमने उसको आगे डाल दी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। में जोड़ा, Yes, अब ये बन ma'am. गया है नया फैमिली। इज दैट क्लियर, समझ पड़ी ना आपकी बात। आवाज कट रही है मैम आपके बीच में आवाज कट गई थी। मैम, आपकी आवाज कट गई। हाँ आई समझ नो, लिया दब है। कट गई थी, अभी क्लियर है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम, फिर से समझा दो। बेटा देखो, की क्या होता है, की मतलब कोई भी चीज जो आप रिलेट करते हुए चल रहे हो। लेट से मैंने बोला क्या ये हो सकता है, आपके बाल हैं और इधर बाल नहीं है, आपके हैं तो मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगी। फिर मैं आपके साथ में पूछूंगी आपके साथ क्या इधर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, आप बोलोगे नहीं, तो मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करूंगी आगे। एक वो फ्लो चार्ट जो बनाते हुए चलते हैं ना, कि एक से दूसरा जरिया मिलता जाता है, सबूत के बाद सबूत, सबूत के बाद सबूत, है ना, उसको हम बोलते हैं की। ठीक है,
Yes, ma'am. यस मैम। जिसको हम देखो उसमें नहीं बोलते यार दया एक नई लीड मिली है, अब समझ आया, वो नहीं बोलता एक नई लीड मिली है, पुलिस वाले बोलते हैं यार लीड मिली है चलो चलो, तो वही है हमारी क्या है की, समझे? रास्ता। Yes, ma'am. चलो तो हाँ, अब यहाँ पे जो की है, यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ, द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये मैंने आपको बताया अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो लेट से मैं सबसे पहले तो दो ही लूंगी, आपके बाल है या नहीं है, तो दो चीजें हो सकती है पॉसिबिलिटी हमेशा, तो दो पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, इसलिए उसको बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट। कपल होता है ना, दो जनों से मिलके बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं कपलेट। मैंने बोल दिया इसके हाथ है या नहीं, तो दो ही पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कपलेट। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. की Yes, इज लाइक ma'am. लीड, की मतलब लीड। यार मतलब देखो, आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे लीड को, कि यार देखो मेरे को एक लीड मिली है, लेट से मेरे को गौतम का जो है एक दोस्त का मर्डर हो गया है, अब गौतम निकला है कि यार मैं कैसे पता करूं उसने मर्डर किया है, तो आप बोले यार कल यहाँ पे ये भी आया था ये भी आया था, पर ये तो उस टाइम चला गया था, ये उस टाइम था, तो हो सकता है इसने किया है मर्डर। पर अब बोलते हैं नहीं यार इस टाइम पे यहाँ पे ये भी था और ये भी हुआ था ये भी हुआ था, तो अब इसको भी हटा दो। आप सोचते जाते हो, चीज को रिलेट करते जाते हो और एक फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हो, एक फाइनल चीज को, यार इसको हटाओ नहीं, हाँ इसको रख लो, इसको हटाओ इसको रख लो, एक सारी मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए आप एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हो। तो वो जो पूरा प्रोसेस चला है ना, कि आपको एक नई लीड मिलती गई है, उसको आप बोलते हो एक नई की मिलती गई है, एक चाबी मिलती गई है आपको कोई भी चीज को रिलेट करने की, समझे? यस मैम। है ना? यस मैम। तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि यार वो क्या है, कि मतलब मैं इसके साथ आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं। इसने किसी ने मर्डर कर दिया था, तो उसने बोला मर्डर 8 से 9 के बीच में हुआ है, तो सबसे पहले आपका डिसीजन क्या होगा? वहां पे तो 50 लोग थे, पर आप लोग किस पे शक करोगे? जो 8 से 9 के बीच में वहां पे था, है ना, उसी पे शक करोगे। तो अब 8 से 9 में भी अब आप लोग सोच रहे हो यार यार मर्डर यहाँ पे 4 लोग हैं जो 8 से 9 के बीच में थे, आधे लोगों को तो अभी आपने हटा दिया जो 8 से 9 के बीच में नहीं थे, तो आपको एक नई लीड मिल गई कि 8 से 9 के लोगों के बीच को ही पकड़ना है। अब 8 से 9 के लोगों को पकड़ा, 8 से 9 में जो प्रेजेंट थे, अब आपने क्या किया, उनमें से आपने बोला यार इन 4 लोगों में से 2 इसके दुश्मन थे और 2 इसके दोस्त थे, तो आपने ऑब्वियस दोस्तों को तो हटा दिया वापस से, क्योंकि दोस्त तो नहीं मार सकता, इसमें से 2 इसके दुश्मन है वही मार सकते हैं, तो अब ये वापस एक नई लीड है ना, तो वापस 2 लोग मिल चुके हैं, है ना। ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं और आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते जा रहे हो ना। अब वो जो 2 दुश्मन है, अब आपको पता पड़ा एक दुश्मन, 2 दुश्मन में से एक का इसके साथ पैसे का चक्कर था और दूसरे का तो मतलब बहुत पुराना एक था कि उसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, तो कौन उसको मार सकता है? कौन उसको मार सकता है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी? इतना नहीं सोचना, आप कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर रहे हो, जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है बहुत ज्यादा। पैसे वाला तो क्या है कि मतलब पैसे दे देगा उसको, 500 रुपए लिए थे 500 रुपए दे देगा उसको, भगा देगा वापस, तो वो उसका मर्डर नहीं करेगा। पर उसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है, उसकी जायदाद ले ली, उसकी कार ले ली, उसकी बैंक ट्रैप कर दिया और उसको क्या कहते हैं सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हो, ये है लीड, समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब लीड तो सबको समझ आ गया लीड क्या है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यार बेटा यही था कि ये लीड क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, नहीं ये मैं अभी नहीं करूंगी। देखो अब आपका ये जो पूरा चैप्टर है, सोचो ये पूरा चैप्टर आप लोगों का ना कंप्लीट हो चुका है आज। तो अब आपको लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ना ये चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी से जब आप ये लोग चैप्टर पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी से पढ़ के आप लोगों से फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में आते सबसे पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, कि आपको ये कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया। ठीक है, अभी तो क्या है कुछ लोगों को यार सिर्फ सुना है उन्होंने, तो अब आप एक बार पढ़ लोगे तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा क्या है, तो आप आंसर दे भी पाओगे। अभी कुछ लोग आंसर दे पाएंगे कुछ लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और देखो
मैं आप लोगों को एक Okay, बात मैम। बहुत क्लियरली बता देती हूँ अभी के अभी, हमेशा आप अपनी जर्नी में ना बायो के लिए, सिर्फ और सिर्फ बायो के लिए मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी से ना स्टिक रहना। आपका डे जिस दिन नीट का एग्जाम होगा आज से 2 साल बाद, आपकी कम से कम 200 बार एनसीईआरटी रिवाइज हो जानी चाहिए। कितनी बार? 200 बार। ठीक है, 100 बार आपकी 11th में रिवाइज हो जानी चाहिए और 100 बार आपकी 12th में रिवाइज हो जानी चाहिए। इतनी बार रिवाइज हो जानी चाहिए। अगर आप इधर उधर सारे मटेरियल के पीछे भागोगे ना, मैं पहले बता रही हूँ, बायो के अंदर अगर इधर उधर मटेरियल में भागे, क्वेश्चन आते हैं बायो के 90, जो 85 क्वेश्चन है वो एज इट इज एनसीईआरटी से आते हैं, बाकी के बच्चे जो 5 क्वेश्चन है वो इधर उधर से आते हैं। तो क्या आप सिर्फ 5 क्वेश्चन के लिए इधर उधर भाग के अपने 85 क्वेश्चन छोड़ोगे? आप लोग सिर्फ एक एनसीईआरटी पकड़ के ये है ना 85 क्वेश्चन एज इट इज टिक करोगे और आपका इतना ज्यादा टाइम बच जाएगा कि उसके चक्कर में आपकी ना क्या होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको उसको करने का टाइम मिल जाएगा। तो ये ना स्मार्ट स्टडी है, बायो में टाइम बचा के केमिस्ट्री और फिजिक्स में टाइम डालना है, और बायो में टाइम तभी बचेगा जब इधर उधर नहीं भागना है। बायो से जो एक्स्ट्रा है पढ़ने का वो मैं आपको यही बता दूंगी, और बाकी सिर्फ आपको एनसीईआरटी से करना है। इधर उधर कुछ नहीं भागना है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। अभी हमारे जो बच्चे हैं एलिजिबल, जो नीट क्लियर कर रहे हैं और अभी तक जो किए हैं, जो मेरी बात सुने हैं बायो में वो कर रहे हैं, जो इधर उधर पूरे साल भागे थे ना, इन द एंड वो किस पे आ जाते हैं, यार मैम एनसीईआरटी इतने अच्छे से नहीं हो पाई और एनसीईआरटी ही सही थी। तो मैं नहीं चाहती आपकी जर्नी की अभी स्टार्टिंग है और आप ये लोग गलती करो, तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ये आज तक की हिस्ट्री रही है, कृपया करके एनसीईआरटी से स्टिक रहना। एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, और आप नो डाउट 2 साल बाद मेरे को थैंक यू बोलोगे कि मैम हमने आपकी बात सुन ली। जो बच्चा भटक गया ये सोचते हुए यार, ये आप हो सकता है आप ह्यूमन हो, आपके साथ कोई बच्चा और पैकेजेस कर रहा हो, तो आप सोचोगे यार ये इतना कर रहा है, ये एग्जाम क्रैक कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं, नहीं करना, नहीं करना, ऐसे भटकना बिल्कुल भी मत। मैं भी भटकी थी, तो उस वक्त मैं गलत डायरेक्शन में चली गई थी, बट मेरे को जो गलती की थी मैंने बाद में सुधारी थी। तो मैं चाहती हूँ आप दूसरों की गलती से ही सीख जाओ, आप खुद गलती करके मत से ना सीखो। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हाउ टू मेक नोट्स। देखो, सबसे पहले अगर मैंने आप लोगों को बात बोल दी है एक जो कि बहुत बड़ी है कि एनसीईआरटी से स्टिक रहना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है, तो अब आपको एनसीईआरटी में से उठा के नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब नोट्स में क्या बनाना है वो बात आती है। अब मैंने देखो, जैसे मानो ये एनसीईआरटी चल रही है, ये सब कुछ इतना सारा लिखा है, अब आपको नहीं पता यार कौन से पेज पे क्या था, अपन भूल जाते हैं। तो अब आप क्या करने वाले हो, इंसान ना, ह्यूमन जो माइंड है वो कैसे काम कर रहा है। लेट्स से आप क्या करोगे, एक A4 साइज पेपर का ना ब्लैंक A4 साइज का बंडल लेकर आओगे आप मार्केट से। अब उसके अंदर क्या करने वाले हो, आज ट्राई करना हर एक चैप्टर आप एनसीईआरटी से पहले कितनी बार पढ़ लो, 2 बार। पहले आप एनसीईआरटी से उस चैप्टर को पढ़ लो। अब आप एनसीईआरटी से उस चैप्टर को 2 बार पढ़ लिए, तो अब आपको पता पड़ चुका है कि यार एक्चुअल में इसके अंदर है क्या, कौन से उसका क्या टॉपिक है। अब आप नोट्स बनाने में गलती नहीं करोगे। तो नोट्स आपको क्या करना है, एक A4 साइज पेपर पे एक चैप्टर निपटा देना है। समझे कैसे निपटाओगे, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। लेट से हमने ये A4 साइज पेपर है, हमने कहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया था, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, कोई मुझे बताएगा? ये देखो, पहले यहाँ से यहाँ पे देख लेते हैं तो हो चुका है। ये ग्रोथ वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर हमने क्लासिफाई किया था, क्लासिफाई में हमने लेवल्स किए थे। तो अब आप इस चैप्टर का यहाँ पे नाम डालोगे, क्योंकि अब आप ये चैप्टर 2 बार पढ़ चुके हो तभी ये नोट्स बना पाओगे, ऐसे अदरवाइज नहीं। तो आप क्या करोगे, आप सारे ग्रोथ यहाँ पे लिख दोगे, आप सारे कैरेक्टरिस्टिक का यहाँ पे हेडिंग डालोगे। ग्रोथ होता है, रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, और क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, XYZ, और कोई बताओ कोई। हाँ, कॉन्शियस कॉन्शियस,
ऐसे करके आपने कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आया था Taxonomic आप categories. क्लासिफिकेशन आपने लिखा, और क्लासिफिकेशन के अंदर आप क्या लिखोगे, ऐसे सारा ये वाला जो चार्ट है सिर्फ ये बना दोगे, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और आगे ऊपर किंगडम, और ऐसे लिख दोगे कि ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, मैंने बोला टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिकल एड मैं क्या करूंगी बेटा, सारे के सारे, एक सेकेंड माता, है ना, टेक्सोनॉमिकल एड में सारे के यहीं पे लिख दूंगी, म्यूजियम, फिर हर्बेरियम, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या था हमारा, की बोटेनिकल गार्डन, और भी अगर कोई है तो वो यहाँ पे Zoological park. हाँ, तो इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या अब आपको नहीं लगता आज हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था, और सच में ये एक पेज पे मेरे सामने पूरा चैप्टर है कि नहीं, मेरे सामने एक पेज पे पूरा चैप्टर है कि नहीं है। नोट्स नीट के लिए, Yes. नोट्स नीट के लिए ऐसे बनाए जाएंगे। अगर आप बोर्ड्स के लिए बना रहे हो तो वो अलग बात है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी वो भी, पर नीट के लिए अगर आप बना रहे हो तो वो ऐसे बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एंड में रिवाइज करोगे ना, तो क्या होगा, आप एक एक वर्ड नहीं पढ़ोगे यार, हिरार्की मतलब दिस 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 दिस, म्यूजियम मतलब दिस 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 दिस। एक पेपर देखा, इसको देखते ही आपको समझ आ गया, पूरा रिकॉल हो गया, ओ ये वाला था, ये था, ये था, ये था, ये था, ऐसे था, ये था, ये था, ये था, खत्म। सीधी सीधी बात है, ये हर चैप्टर का आपके पास होना जरूरी है। हर चैप्टर का बना लेना बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होता है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिक्स में सबके फॉर्मूले लिख लेना, केमिस्ट्री में भी सबके फॉर्मूले लिख लेना, पर बायो तो आपके पास सब जगह ऐसे हो ही जाएगी। ठीक है, बोर्ड्स के लिए और स्कूल को भी आपको साथ में करना है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन मैटर करती है। क्या मैटर करता है? प्रेजेंटेशन। तो आप लोगों को जितना भी एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है बोर्ड्स में, वो हमेशा फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। किसके फॉर्म में? फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे आप हर चीज को, और डायग्राम की हेल्प से करोगे। जितना ज्यादा सुंदर दिखने में चीज, उतने ज्यादा मार्क्स। ठीक है Yes, ma'am. बेटा, Yes, ma'am. यशोद नई वाली ले लो, यशोद नई वाली ले लो। हाँ, एनसीईआरटी सब नई वाली खरीदेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। और अब आप बोलोगे कि मैम ये जो है, इसको कभी कभार हमें हो सकता है कि यार समझ नहीं आ रहा, मैं भूल गया रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है। तो भाई पढ़ो ना, एनसीईआरटी से पढ़ो ना, ये मैंने स्लाइड दी है इसमें से पढ़ो ना। पर यहाँ पे फालतू कचरा नहीं बढ़ना है। नोट्स वो चीज होती है जिसको देख के रिकॉर्ड एक सेकंड में हो जाए, ये चीज कर लेना। शुरू में अजीब लगेगी, बट अगर ये चीज स्टार्ट कर दी ना, तो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं होगा। तभी आप लोगों को समझ आता है कि कंटेंट हर किसी के पास सेम है, हर बच्चे के पास सेम है, पर एक जना सेलेक्ट हो रहा है, एक जना टॉप कर रहा है और एक जना नहीं कर रहा। वो इसलिए कर रहा है, यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट और ये वो वाली बात होती ही नहीं है। इंटेलिजेंट और डफर वाली जो बात होती है, वो तो सिर्फ बोर्ड्स और इसमें होती है कि ये कितना अच्छा लिखता है, ये ऐसा करता है। बेटा किसने कितने तरीके से उस चीज को किया है, वो चीज, ये है स्मार्ट स्टडी। जो सिर्फ बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, वो इसको अडेप्ट करते हैं, और जो सेलेक्ट नहीं होते वो हमेशा यही भेड़ चाल, मतलब इसने यार पैकेज पढ़ा, यार मैं भी पैकेज पढ़ूंगा। नहीं है वो आपके काम का, नहीं है वो। मत करो टाइम वेस्ट, इतना टाइम नहीं है। जो टाइम बच रहा है बाहर जाके खेलो, बाहर जाके खेल लो अगर ज्यादा टाइम है तो फालतू टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, समझ पड़ी बात? Yes, ma'am. बट ma'am. इन एनसीईआरटी लॉट ऑफ सिलेबस इज कट ऑफ। ओके, हाँ, आप लोगों को यहाँ पे कुछ नीट के भी तो होंगे ना, तो जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़े से चेंजेस हैं। तो आई थिंक आप लोगों को एक नहीं 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 नहीं, एक काम करो, अभी रहने दो।
अभी आप कोई भी बुक मत लो। मैं आपको ना एक बार क्या करती हूँ, आज मैं ना दोनों को एक बार कंपेयर कर लेती हूँ यार, दोनों में से ना बेटर कौन है। मेरे पास अभी एक्चुअली ओल्ड वाली पड़ी हुई है, जो न्यू वाली है मेरे को उसमें से ये पता है कि चैप्टर कौन से कट ऑफ हुए हैं। एक्चुअली मैं देख लेती हूँ टॉपिक भी कौन कौन से कट हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, इस साल अगले 2 सालों में क्या उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिसाइड करके बताती हूँ। तो आज रुक जाओ, है ना, आज रुक जाओ। और जिसका ऐसा है कि यार ये मैं तो एक ही खरीदूंगा, कोई बात नहीं, सबका पीडीएफ अवेलेबल है, तो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वैसे ही चिल है, ठीक है। ओके मैम। Okay, ma'am. हाँ शौकीन, वो मैंने बात की थी, तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, टीम आपको वो प्रोवाइड कर देगी। जो आपका मिस टाइम टेबल है ना, वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों को लगा था यार हमारी केमिस्ट्री की क्लास है, हमारी अभी बायो कैसे हो गई, तो उनके लिए भी वो भी प्रोवाइड हो जाएगा।